अस्सलाम वालेकुम। दो शीट पढ़ ले। हाँ जी, जून 23 कहा था। फिर चले, मैं जो 2-3 पॉइंट मुझे लगता है वो बता देता हूँ, उसके अलावा भी जो पूछना पूछ लीजिएगा। रिश्ते इसमें ये बन रहे हैं कि जेएल 1 मार्च 22 को 5% खरीदा था, उसके बाद 1 जुलाई 22 को 60% खरीद लिया, और फिर ये एंड तक 60 है ना, फिर ये 31 दिसंबर। तो ये सादी इन्वेस्टमेंट है और ये ऐसे। तो गुडविल निकालते हुए ये एक्विजिशन डेट है और हमने इस पुरानी को फेयर वैल्यू पे अपडेट करना है। इसकी गुडविल में मसले ये होते हैं कि मैंने ना आपको एक दफा का जिक्र बताया था कि जब हम शेयर एक्सचेंज करते हैं, मैं जब आपको मोड ऑफ कंसिडरेशन पढ़ा रहा था तब बताया था कि जब हम शेयर इशू कर रहे होते हैं तो प्रेफरेंस होती है कि पेरेंट के शेयर की मार्केट वैल्यू क्या है, लेकिन अगर वो रिलायबल मेजरेबल नहीं है तो फिर सब्सिडरी के शेयर की मार्केट वैल्यू लेते हैं। ये इस सवाल में कहा था कि सब्सिडरी के शेयर की मार्केट वैल्यू लेनी है। तो इसलिए जब हम, लेकिन वो कह रहा है ना कि रिलायबल मेजरेबल नहीं है, दूसरे की रिलायबिलिटी ज्यादा मेजरेबल है, तो फिर दूसरे को लिफ्ट करा रहे हैं। तो अब इसको मल्टीप्लाई किससे करना है, जितने हम अपने शेयर इशू कर रहे हैं या जितने एस के शेयर्स हम ले रहे हैं, जितने एस के शेयर्स ले रहे हैं, तो उससे मल्टीप्लाई होकर इन्वेस्टमेंट डेबिट होगी। एक ये पॉइंट है। दूसरा इसमें एक नया पॉइंट ये था कि अब तक सवालों में अगर कहीं कंटिंजेंट कंसिडरेशन थी भी तो वो कैश की थी, तो ये शेयर्स की है। चलो जो भी है तो कंटिंजेंट ही ना, जिसको एक्विजिशन डेट की फेयर वैल्यू लेनी होती है और फिर ईयर एंड पे फेयर वैल्यू पे अपडेट करना होता है। और इसमें पॉइंट नंबर 3 में कस्टमर्स के ऑर्डर्स का एक बैकलॉग था जिसकी फेयर वैल्यू 220 थी। क्या? हाँ, वो सर मैंने गलती मुझसे होगी, मुझे अपना सब साथ नोट्स पढ़ाने चाहिए थे। चैप्टर में मैंने एक लाइन लिखी हुई है इसमें, वो मैं तब असल में ना कैश के कॉन्टेक्स्ट में बता रहा था, तो वो ध्यान नहीं रहा, आपको इस लाइन की तरफ मुतवज्जे करना। ये चैप्टर में पेज कंटिंजेंट, चैप्टर में पेज 12.1.8 इसमें कंटिंजेंट कंसीडरेशन के बिल्कुल लास्ट पे एक बोल्ड करके लाइन लिखी हुई मैंने। तो IFRS 3 कहता है कि शेयर्स वाली अगर कंटिंजेंट कंसीडरेशन है तो उसको अपडेट नहीं करना। 12.1.8 पेज पे कंटिंजेंट कंसीडरेशन के सबसे आखिर में। अच्छा, उसके अलावा पॉइंट नंबर 3 में कस्टमर्स के ऑर्डर्स का एक बैकलॉग था, उसकी 220 मिलियन फेयर वैल्यू है, तो इसको फिर हम लोग इंटेंजिबल एसेट बना रहे हैं, लेकिन एमोर्टाइज करने की जरूरत इसलिए पेश नहीं आई कि ये इस साल के अंदर अंदर ही सारे सेटल हो गए। तो ये वो चीज बन गई कि जिसमें फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट जिस एसेट पे करनी होती है अब वो नहीं रहा, तो हम लोग दूसरा इफेक्ट बैलेंस शीट में ले जाने की बजाय एस की रिटेन अर्निंग से लेस कर दिया करते हैं। तो इसलिए 220 के साथ ये सलूक होगा। गुडविल की वर्किंग में नेट एसेट्स में ऐड और इसकी रिटेन अर्निंग में से लेस। एक्विजिशन डेट पे था, अब नहीं है, तो इसलिए गुडविल की वर्किंग में तो ऐड होगा, रिटेन अर्निंग में से लेस हो जाएगा। ये पॉइंट नंबर 3 बैकलॉग कस्टमर्स वाला। राइट ऑफ यूज और लीज लायबिलिटी, इसकी फेयर वैल्यू की कोई लिफ्ट नहीं करानी होती है, एक्सेप्शन में शामिल है, तो इसलिए 100 मिलियन का तो कुछ भी नहीं करना। पॉइंट नंबर 3 का दूसरा बुलेट पॉइंट बता रहा हूं। राइट ऑफ यूज और लीज लायबिलिटी ये उन एक्सेप्शंस में से है, तो 100 मिलियन का तो कुछ नहीं करना। दूसरी बात, चूंकि कुछ महीने रह गए थे तो इसको एक्विजिशन पे कोई इज्जत भी नहीं देनी, यानी एस के ये एसेट्स लायबिलिटीज हैं, इनको हमने लिफ्ट ही नहीं करानी, मतलब जीरो। तो ये जीरो जैसे ट्रीट हुए और राइट ऑफ यूज खत्म होकर माइनस कर दिया और लायबिलिटी खत्म करके ऐड कर दी। एस के वो राइट ऑफ यूज और लीज लायबिलिटी जिनके कुछ महीने जिंदगी के रह गए हैं, तो ग्रुप उनको लिफ्ट ही नहीं करवाता, उनको एक्सपेंस इनकम कह के खत्म कर देगा। तो इसलिए राइट ऑफ यूज को भी खत्म, मतलब समझे जीरो, और लीज लायबिलिटी भी खत्म, समझे जीरो। तो गुडविल की वर्किंग में इनको रिवर्स किया, उसके बाद इनको हमने फेयर वैल्यू जीरो तक कर दिया। उसके बाद ये कुछ ही महीनों में राइट ऑफ यूज डेप्रिशिएट होकर खत्म हो गया होगा और लीज लायबिलिटी ये पे ऑफ होकर खत्म हो गई होगी। तो हम तो इसको एक्विजिशन डेट पे ही खत्म समझ चुके थे, तो उसके बाद जब ये सेटल हुए हैं तो इसलिए हमें इनको रिटेन अर्निंग में फिर से एडजस्ट करना पड़ा है। ये बात दोबारा समझें। राइट ऑफ यूज एक्विजिशन डेट पे 90 था, लीज लायबिलिटी 70 थी। सवाल में मेंशन नहीं है, मैं खुद ही कह देता हूं कि अच्छा लीज लायबिलिटी तो पीवी होती है ना, तो इसमें जो रेंटल्स पे होने थे अगले 6 महीने 7 महीने, क्या अगले 4-5 महीने ना, तो अगले 4-5 महीने में जो रेंटल्स पे होने थे ये उसकी पीवी थी। तो मैं कह देता हूं कि कैश होना था, मैं खुद ही कह रहा हूं 86, तो इसका मतलब है हमने इंटरेस्ट बनाना था 16। एक्विजिशन डेट पे
एस का एक राइट ऑफ यूज है जिसने आइंदा डेप्रिशिएट हो जाना था, और एक इसकी लीज लायबिलिटी थी। और ये 86 सवाल में नहीं दिया, मैं खुद ही बना रहा हूं कि रिमेनिंग जो 4 महीने रहते थे उनमें रेंटल इतने बनते थे, उनकी पीवी 70 थे। तो इसका मतलब है कल को चल के इतना कैश बन जाना था और इतना इंटरेस्ट बनना था। हम एक्विजिशन डेट पे ही इसको यही मामले को दबाना चाहते हैं कि बस खत्म करो भाई, ये एक्विजिशन डेट का ही मसला है। तो जब ये एक्विजिशन डेट का ही मसला है, हमने एक्विजिशन डेट पे ही इनको खत्म मान लिया कि इनको हम इज्जत ही नहीं दे रहे। हम इनको एक्विजिशन डेट पे सब्सिडरी के वो लीज यानी वो राइट ऑफ यूज एसेट, ध्यान यार इसको ठीक करवा दे यार, मेरा नजर तो उसी घड़ी पे पड़ रही है ना। एस का वो राइट ऑफ यूज एसेट और वो लीज लायबिलिटी जो कुछ महीनों का मेहमान है उसको ग्रुप की नजर में इज्जत नहीं मिलनी। यानी एक्विजिशन डेट पे एक एसेट है 90 का, हम इसको लिफ्ट करा रहे, मतलब हम इसको 0 कह रहे हैं, और एक लायबिलिटी है 70 की, हम इसको लिफ्ट नहीं करा रहे, मतलब हम इसको 0 कह रहे हैं। जब हम इसको लिफ्ट नहीं करा रहे तो इसको 90 और 70 को 0 बनाना आप समझें जैसे फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट है। वैसे तो लीज लायबिलिटी पे नहीं करनी फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट, लेकिन मैं सिर्फ प्लस माइनस का ट्रीटमेंट समझाने के लिए कह रहा हूं कि इसको हम ऐसे ही समझ लेते हैं जैसे फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट है। और कहां तक लाना है इसको? 0 तक। तो एसेट को 0 तक लाना है तो गुडविल की वर्किंग में नेट एसेट्स में से लेस, और लायबिलिटी को 0 तक लाना है तो ऐड। फिर वो एसेट जिसपे हम फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट करते हैं और आज वो बुक्स में मौजूद ना हो तो क्या ट्रीटमेंट करते हैं उसकी? गुडविल की वर्किंग में तो लेस अगर नेगेटिव एडजस्टमेंट है, और पीपी में से लेस करने की बजाय रिटेन अर्निंग में ऐड। अगर हम पॉजिटिव एडजस्टमेंट करते हैं नेट एसेट्स में, अभी जो बैकलॉग ऑफ कस्टमर्स की है, अभी 220 का क्या किया हमने? नेट एसेट्स में गुडविल की वर्किंग में ऐड किया ना, और चूंकि अब वो बैलेंस शीट में नहीं था तो रिटेन अर्निंग से फिर लेस, और अगर गुडविल में नेट एसेट्स में लेस किया होता तो रिटेन अर्निंग में ऐड करते। तो हम एक 90 के एसेट को 0 पे गिरा रहे हैं, तो गुडविल की वर्किंग में नेट एसेट्स में से लेस। ये छोड़ देगी, मैं एक और चीज बताने लगा था लेकिन मुझे लगा मैं बिला वजह मुश्किल कर रहा हूं, आसान बताने लगा, इसलिए ये छोड़ दिया मैंने, ये ज्यादा मुश्किल बोलने लगा था मैं। आप सिर्फ समझने के लिए, प्लस माइनस समझने के लिए इसको फेयर वैल्यू जैसा समझ लें कि जिसकी कैरिंग अमाउंट ये थी और हमने इसको 0 तक लाना था। तो गुडविल की वर्किंग में एसेट को भी गिराना है, लायबिलिटी को भी गिराना है, तो नेट एसेट्स में लेस, और चूंकि आज एग्जिस्ट नहीं कर रहा तो इसकी रिटेन अर्निंग में ऐड। 220 का क्या किया? गुडविल की वर्किंग में नेट एसेट्स में ऐड किया है और रिटेन अर्निंग में माइनस किया ना। 90 को हम क्या कर रहे हैं? यहां लेस कर रहे हैं, तो यहां क्या करें? ऐड, ये कह रहा हूं। और लायबिलिटी इसका उलट होता है, हम यहां लायबिलिटी को ऐड कर रहे हैं, यहां माइनस कर देते हैं। तो ये इस 70 को गुडविल की वर्किंग में ऐड किया है, रिटेन अर्निंग में लेस कर दिया। 90 को गुडविल की वर्किंग में लेस किया है, रिटेन अर्निंग में ऐड कर दिया। तो ये देख ले, रिटेन अर्निंग में 90 ऐड हुआ है और गुडविल की वर्किंग में नेट एसेट्स से लेस हुआ है। तो आप इसको अगर फेयर वैल्यू जैसी एडजस्टमेंट समझेंगे ना तो प्लस माइनस खत्म करना आसान है। अच्छा जी, ये जेएल में ये 2-4 बातें थी बताने वाली। एक वो थी कंटिंजेंट कंसिडरेशन, इक्विटी हो तो उसको अपडेट नहीं करना होता, और एक ये थी कि दूसरे के शेयर्स की फेयर वैल्यू ज्यादा रिलायबली मेजरेबल है तो उस पे इन्वेस्टमेंट रिकॉर्ड करना, और एक ये बैकलॉग और लीज की बात समझानी थी। जेएल में यही था। जेएल में आपने कुछ पूछना है तो पूछे। जी जी जी। पहले वो फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई पे था, ठीक है, हाँ जी जी। नहीं, इररिवोकेबल का मतलब ये है कि वो ओसीआई में ही रहेगा। अब जब हमने उसको बड़ी इन्वेस्टमेंट कर लिया तो फिर वो आईएफआरएस 9 से बाहर निकल गई ना। इररिवोकेबल ओसीआई में रहने का मतलब ये है कि ये अगर आईएफआरएस 9 में ही रहेगी इन्वेस्टमेंट तो फिर ये फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई ही रहेगी, फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल में नहीं आएगी। लेकिन जब हमने इस इन्वेस्टमेंट को 5 से 60 कर लिया तो फिर इन्वेस्टमेंट आईएफआरएस 9 से ही निकल गई, फिर तो इन्वेस्टमेंट सब्सिडरी बन गई जो आईएफआरएस 10 के अंदर आ गई, आईएफआरएस 9 से बाहर आ गई, आईएफआरएस 9 से निकल गया बाहर, आईएफआरएस 10 आईएफआरएस 3 के अंदर आ गया। जेएल में बताएं और क्या पूछना है जेएल में। अच्छा जी, एलएल में इसने एस से गिरा के जेवी बनाया, और जेवी इक्विटी मेथड वाला, यानी करने के एतबार से आप इसको एस से ए ही समझ लें बेशक। तो एस को और फिर ये जेवी यानी इक्विटी मेथड वाला बन गया। इसमें एक तो मुश्किल खैर क्या पहले भी 2 दफा कर चुके हैं हम। एक तो पॉइंट भाई एक्स फाइनेंस करने वाला था जिसमें एक्विजिशन डेट की रिटेन अर्निंग नहीं दी हुई थी तो वो एक्स के जरिए निकालनी थी, एक ये पॉइंट था। दूसरा इस पे गेन ऑन डिस्पोजल निकालना था, तो वो जो गेन ऑन डिस्पोजल निकालना है वर्किंग 4, इसमें आपने कुछ पूछना है तो पूछ लें।
जी, ये जब हम लोग करते हैं ना, ये असल में आईकेएप के सोल्यूशन में किया हुआ था। तो जब हम IAS 16 में वो रिवैल्यूएशन सरप्लस पढ़ते थे, तो फिर जब एसेट डीरेकग्नाइज हो जाता है तो उसका सरप्लस फिर रिटेन अर्निंग में ट्रांसफर कर देते हैं। तो ये चूंकि सब्सिडरी से रिलेटेड था, हमने सब्सिडरी ही को निकाल दिया, तो जो सब्सिडरी का हिस्सा हमारे रिवैल्यूएशन सरप्लस में आ रहा था, तो फिर हमने उसको भी रिटेन अर्निंग में ट्रांसफर कर दिया। लेकिन अगर ना भी करें तो उतना बड़ा मसला नहीं है, तो मे भी ट्रांसफर करना है तो कर दें। एलएल के गेन ऑन डिस्पोजल निकालने में कुछ पूछना है तो बताएं। चलें, जून 23 बस। अब आते हैं चैप्टर में एसओसीआई पे। एसओसीआई के तो सवाल कम होते हैं, इसलिए मैं ज्यादातर एसओएफपी कराता हूं। ज्यादा सवाल हैं ही एसओएफपी के। डिस्पोजल एसओसीआई। अच्छा, इसमें ना हमने एस वाले 4 चीजें पढ़ी थी। एस से 0, एस से सादी इन्वेस्टमेंट, एस से ए, और एक पढ़ी थी एस से छोटा एस। और इसी तरह एसोसिएट की भी 3 चीजें बताई थी। ए से 0, ए से सादी इन्वेस्टमेंट और ए से छोटा ए। इनकम स्टेटमेंट में इन तीनों में कॉमन बात क्या है? सब्सिडी गई, कंट्रोल लॉस। इन चारों में जो मैं समझाऊंगा ना, प्रेजेंट भी वैसे ही करना होता है। इसलिए पहले मैं ये करा रहा हूं, जो समझाऊंगा प्रेजेंट भी वैसे ही करना होता है। इसलिए पहले ये देखते हैं। और अब आपने इतने सारा कुछ कर लिया हुआ है, अब आप ये अगर खुद भी पेज पढ़ेंगे ना तो आपको समझ आएगा, लेकिन करा रहा हूं। पहले मैं ये 3-4 चीजें करा रहा हूं, क्योंकि मैं इसमें जो समझाऊंगा करना भी वही होता है, लेकिन यहां पर जो मैं समझाऊंगा, समझाने के बाद होगा अच्छा करना इस तरीके से प्रेजेंट है, तो इसलिए पहले ये बता रहा हूं। पहले करते हैं बड़े एस से छोटा एस। चले, आप भी बताएं। कंसोलिडेशन होगी, और समझने के लिए हम ऐसे कह देते हैं कि 2024 में ये 70% था और ये 60% था। चले, 2024 में बड़े एस से छोटा एस। बताएं एसओसीआई में क्या करूं? पूरे साल की कंसोलिडेशन होगी, क्यों? सब्सिडी है। और एनसीआई के 2 टुकड़े हो जाएंगे। एनसीआई इस पोर्शन में 30, इस पोर्शन में 40। अच्छा, और क्या होगा? है तो खत्म हो गया कंसोलिडेशन। कौन सा रेवेन्यू का पोर्शन? सब्सिडी पहले भी थी, आखिर में भी है, तो पूरा साल कंसोलिडेट होगा। सिर्फ ये चीज होगी बस। और एडजस्टमेंट तो अदर रिजर्व में होती है ना, वो एडजस्टमेंट अदर रिजर्व में है, अदर कंप्रिहेंसिव इनकम में नहीं है। यानी वो बाकायदा कोई गेन लॉस नहीं है, वो इक्विटी के अंदर होने वाली मूवमेंट है। जैसे अगर सरप्लस से रिटेन अर्निंग को ट्रांसफर करते हैं तो वो यहां प्रेजेंट होता है, वो विद इन इक्विटी चीज होती है। प्रीमियम से उठा के बोनस शेयर शुरू कर दिए, वो यहां पर आता है, वो विद इन इक्विटी मूवमेंट है। तो वो जो एडजस्टमेंट इन इक्विटी है ना, वो भी एसओसीआई में नहीं आती, चेंजेस इन इक्विटी की चीज है वो। तो एसओसीआई नॉर्मल जैसे कंसोलिडेशन होती है वैसे ही होगी, सिर्फ ये काम होगा। और ये जो 10% शेयर्स बेचे हैं पेरेंट ने, इस पे गेन रिकॉर्ड किया होगा, वो उड़ा देंगे। इसमें क्या होगा? यहां 30% था, ये 0 हो गया। क्या होगा? इस पोर्शन का शेयर फ्रॉम एसोसिएट आएगा बस। और जो पेरेंट की बुक्स में गेन होगा वो उड़ा देंगे, और जो ग्रुप पॉइंट ऑफ व्यू से गेन ऑन ए बनता होगा वो ले आएंगे। इसमें क्या होगा? इसमें भी ऐसे ही इस पोर्शन का
शेयर फ्रॉम ए इस पोर्शन पे IFRS 9 और यही वाला काम जो P का गेन है वो उड़ा देंगे और जो गेन ऑन ए ग्रुप पॉइंट में से बनता है वो ले आएंगे। और अगर बड़े ए से छोटा है, इधर 40 था इधर 30 है, तो इन महीनों का शेयर फ्रॉम ए 40% पे, इन महीनों का 30% पे। और जो 10% बेचा है पी ने वो उड़ा देंगे, उसकी जगह ग्रुप गेन ऑन ए तो नहीं है। ग्रुप पॉइंट ऑफ व्यू से वो जो कल वाले सवाल में मैंने सॉल्व किया था, एक प्रोपोर्शनेट चीज बेची थी। कल वाले सवाल में बड़े ए से छोटा ए हुआ था, तो मैंने इक्विटी मेथड बेचने की डेट तक लेके आया था, फिर उसमें से 180 मिलियन कैरिंग अमाउंट वाला बिक गया था, 208 का 28 मिलियन का गेन आया था, वो गेन आएगा, वो यहां प्रेजेंट होगा। तो आपने अपना डिस्पोजल वाले चैप्टर में पेज 48 पहले 3 छोड़ के उसके बाद 4 5 6 7 चारों पढ़ लें, 4 5 6 7 चारों पढ़ लें, 1 2 3 नहीं, 4 5 6 7। ये 4 ज्यादा डार्क हो गया है, सब में ऐसा ही है। अच्छा वो सर मैंने कलर किए हुए थे, किसी में पिंक किसी में ग्रे, तो वो ज्यादा डार्क हो गया। ये पेज 48 से 1 2 3 रहने दें, 4 5 6 हालांकि हल्का सा पिंक ही है मेरे पास, तो 1 2 3 रहने दें, अभी 4 5 6 7 चारों पढ़ लें।
हाँ जी 4 5 6 7 ओके। अच्छा 1 2 3 समझाता हूं। ये जो 1 2 3 अभी समझा रहा हूं ना, प्रेजेंट इसको थोड़ा डिफरेंट करना होता है। समझा सिर्फ इसलिए रहा हूं कि जहन में ना आपको टाइम पीरियड का ढांचा दिमाग में आ जाए, उसके बाद क्या कैसे प्रेजेंट करना है वो फिर मैं उसका प्रेजेंटेशन चेंज बता दूंगा। अगर S2 0 हो रहा है और हम 2024 को ले लेते हैं कि इधर ये 60 था, ये 0 हो गया जी, कंसोलिडेशन का क्या करें? अच्छा जाहिर है बाकी सब्सिडीज मौजूद होंगी तभी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बन रही होंगी, ये बस कोई एक सब्सिडी जो बिक रही होगी। क्या होगा कंसोलिडेशन का? बिल्कुल नहीं होगी। एसओसीआई का सवाल कर रहे हैं हम। इन महीनों की होगी ना भाई, पहले कुछ महीनों पहले खरीदी होती तो उन महीनों की कंसोलिडेशन नहीं करते थे। एसओसीआई फॉर द ईयर है, तो इसमें इन महीने तो रही है ना, बाहर हैं इन महीने तो रहनी है, तो यहां की होगी कंसोलिडेशन, कंसोलिडेशन होगी, एनसीआई निकलेगी। और क्या होगा? जो पी ने प्रॉफिट माना हुआ है वो निकाल देंगे और जो सब्सिडी का गेन बनता है वो ले आएंगे। ठीक है। और अगर एस से इन्वेस्टमेंट हुई है तो 60 था 10 रह गया, तो भी ऐसे ही है, यहां से यहां तक कंसोलिडेशन होगी, एनसीआई निकलेगी। पी वाले प्रॉफिट जो उसने शेयर्स बेस के प्रॉफिट निकाला है वो उड़ा देंगे और जो गेन ऑन एस बनता है वो ले आएंगे। और यहां से ऑनवर्ड आईएफआरएस 9 लगेगा। अगर ऑलरेडी लग रहा है तो ठीक है, नहीं लग रहा तो लगा देंगे, ये भी सही है। और अगर एस से ए बन रहा है, यहां 60 है यहां 40 है, तो यहां से यहां कंसोलिडेशन है, एनसीआई आएगा और यहां से यहां ए है, और वही ना, और ये काम भी होगा। पेज 48 ना, इस पे 1 2 3 पढ़ लें पहले, फिर मैं इसकी शक्ल बदलता हूं प्रेजेंटेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। पहले आप पहले पेज 48 पे 1 2 3 पढ़ लें।
जी 1 2 3 ओके। अच्छा, अब ना इसको प्रेजेंट ऐसे नहीं करना होता, यानी ये 7-8 महीने कंसोलिडेट करने का मतलब है सेल, कॉस्ट ऑफ सेल, एडमिन, डिस्ट्रीब्यूशन सब कंसोलिडेट करना और फिर नीचे ही एनसीआई दिखा देना। प्रेजेंटेशन ऐसे नहीं होती। प्रेजेंटेशन होती है आईएफआरएस 5 की तरह। आईएफआरएस 5 वो डिसकंटिन्यूड ऑपरेशंस। तो कॉन्सेप्चुअली तो हाँ ऐसा ही है कि ये 8 महीने की कंसोलिडेशन होगी, कॉन्सेप्चुअली हाँ ऐसा ही है, लेकिन प्रेजेंटेशन ऐसे नहीं है कि सेल, कॉस्ट ऑफ सेल, एडमिन, डिस्ट्रीब्यूशन। प्रेजेंटेशन ऐसे नहीं है। प्रेजेंटेशन ऐसे है कि इस बिकने वाले एस को टोटली साइड पे करें, बाकी सारे एस कंसोलिडेट करें जो करना है, और इस एस की डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन वाली ट्रीटमेंट करें। डिसकंटिन्यूड वाली ट्रीटमेंट क्या थी? ऊपर वाली सारी इनकम स्टेटमेंट सेल से लेके पैट तक और बिजनेस होगा, वो कहलाएगा प्रॉफिट फ्रॉम कंटिन्यूइंग ऑपरेशंस, और फिर एक सेपरेट लाइन आइटम आएगी प्रॉफिट फ्रॉम डिसकंटिन्यूड ऑपरेशंस, और वो हमारा ये वाला एस पोर्शन था हमारा, नहीं सॉरी, ये जो एस पोर्शन था इसको सेल, कॉस्ट ऑफ सेल कंसोलिडेट करने की बजाय 8 महीने की सिर्फ प्रॉफिट वाली फिगर को यहां देखेंगे 8 महीने की। नहीं समझे? हमने सेल, कॉस्ट ऑफ सेल, डिस्ट्रीब्यूशन सब एक एक करके शामिल करने थे ना, अब उन सबको शामिल नहीं करना, सिर्फ एक फिगर प्रॉफिट फ्रॉम डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन 8 महीने की, वो एक लाइन आइटम लेके आनी। कैसे करनी है वो एक 5 रुपए का सवाल करा देता हूं, उसमें प्रेजेंटेशन हो जाएगी। तो कॉन्सेप्चुअली हाँ ऐसा ही है कि 8 महीने गुजरे हैं तो 8 महीने की कंसोलिडेशन होगी, लेकिन इसकी प्रेजेंटेशन आईएफआरएस 5 वाली है जिसमें एस की ज्यादा जबानी हो गई बात। जी 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 बिल्कुल, यानी वही जो हम एनसीआई की वर्किंग में एस का पैट लिखते थे और उसमें एडजस्टमेंट करते थे, वो फिगर एसओसीआई की लाइन पे प्रेजेंट हो रही होगी प्रॉफिट फ्रॉम डिसकंटिन्यूड ऑपरेशंस, वो जो एनसीआई की वर्किंग में एस का पैट आता था। बिल्कुल, तो प्रेजेंटेशन इसकी है। तो अब आप ऐसा करें, पेज 49 के एंड में मैंने इनको दोबारा से लिखा हुआ है एग्जाम प्रेजेंटेशन कह के। अब ये 1 2 3 तीनों पढ़ लें। हाँ, अब जब हम इसको प्रॉफिट एट्रीब्यूटेबल उसके भी 2 टुकड़े करेंगे, प्रॉफिट कंटिन्यूइंग ऑपरेशंस एट्रीब्यूटेबल टू, प्रॉफिट डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन एट्रीब्यूटेबल टू, उसके भी 2 हिस्से आएंगे।
हाँ जी। अच्छा, अब है तो सवाल पुराना, लेकिन इसमें एसओसीआई की भी शक्ल आ जाएगी और चेंजेस इन इक्विटी की भी आ जाएगी, इसलिए कर रहा हूं बोर्ड पे। दिसंबर 12 अटेम्प्ट का सवाल है, दिसंबर 12। ये है जी मेरी बुक में क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11, टाइगर लिमिटेड, पैंथर लिमिटेड और लेपर्ड लिमिटेड। पढ़ ले, मैं करता हूं। हाँ जी, मैं पढ़ लिया तो करूँ। अच्छा, इसमें आप देखिए स्टेटमेंट ऑफ कंप्रिहेंसिव इनकम भी रिक्वायर्ड है और चेंजेस इन इक्विटी भी रिक्वायर्ड है। चेंजेस इन इक्विटी मैंने बताई नहीं है, पहले तो आपको एसओसीआई करा देता हूँ, फिर चेंजेस इन इक्विटी बता के तो वो भी कर देता हूँ। अच्छा जी, रिश्ते क्या क्या है? पेरेंट कौन है? पीएल। तो और पीएल का क्या मामला है? फर्स्ट सम इयर्स अगो पास्ट में कहीं खरीदे थे, कितने? 80%। और फर्स्ट 31 दिसंबर 11 को सब जीरो हो गया, 80 से जीरो हो गया। और हम इस वक्त सवाल सॉल्व कर रहे हैं 1 जुलाई 11
30 जून 12, यानी 6 महीने सब्सिडी रही है। और चूंकि इस साल में बिक गई है तो ये वाला मामला सेपरेट लाइन आइटम आएगी, प्रॉफिट फ्रॉम डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन। और दूसरी है एलएल, उसका क्या है जी? 1 जुलाई 11, यानी साल के शुरू में ना। तो ये सादी सी सब्सिडी है। कितना परसेंट खरीदा है? 70 70। तो बस ये सादी सी सब्सिडी है। तो ये पूरे साल वाली सब्सिडी है और ये 6 महीने रह के बिकी। दिसंबर 12, टीएल ग्रुप कंसोलिडेटेड एसओसीआई फॉर द ईयर एंडिंग जून 30, 2012 रुपीज मिलियन। अच्छा अब देखें, टीएल 6 महीने सब्सिडी रही है, फिर खत्म हो गई है, उसको हमने सेपरेट लाइन में लाना है, इसलिए लाइन बाय लाइन इसको सेपरेट नहीं करना। तो लाइन बाय लाइन करना है टीएल और एलएल को। तो क्या क्या है जी? सेल्स टीएल और एलएल 6760 और 426, और कॉस्ट ऑफ सेल्स 4370 और 218। आगे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जी 70132। आगे प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशंस, वो जिस शक्ल की इनकम स्टेटमेंट बना रहा है चलो हम भी वैसे बना देते हैं, लेकिन अगर हम ये ना भी लिखें प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशंस तो कोई मसला नहीं है। आगे इन्वेस्टमेंट इनकम है, अदर इनकम कह दें, इन्वेस्टमेंट इनकम कह दें, तो अदर इनकम जी 30 10। आगे प्रॉफिट बिफोर टैक्स, टैक्स 400 प्लस 17 पैट। अच्छा अब जब आप पैट लिखेंगे ना तो आप इसको पैट लिखने की बजाय कहेंगे प्रॉफिट फ्रॉम कंटिन्यूइंग ऑपरेशंस, और फिर लिखेंगे प्रॉफिट फ्रॉम डिसकंटिन्यूड ऑपरेशंस। तो ओसीआई है कोई? नहीं। तो अब आएगा पैट, यानी अब इसको आप पैट कह दें या प्रॉफिट फॉर द ईयर कह दें। ये अब फाइनली ये है वो चीज जो पैट होनी थी। तो हमने उसके पहले ये 2 लाइनें लिखी, यानी नॉर्मली जो सेल से लग के पैट आता है उसको पैट की बजाय प्रॉफिट फ्रॉम कंटिन्यूइंग ऑपरेशंस कहा। एक लाइन और आई प्रॉफिट फ्रॉम डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन, इसको साथ मिलाएंगे तो फाइनली पैट बनेगा। और ओसीआई नहीं है तो बस ये एसओसीआई यहां रुक गई। अच्छा आप देखें, हम कहते हैं प्रॉफिट, और चूंकि अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम नहीं है तो साथ ही कह देते हैं टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम भी एट्रीब्यूटेबल टू शेयर होल्डर्स बी और एनसीआई। उसके भी 2 टुकड़े होंगे, शेयर होल्डर्स ऑफ टीएल from continuing operations, from discontinued operations, और NCI उसके भी 2 टुकड़े होंगे, from continuing operations, from discontinued operations। और वर्किंग वन एनसीआई। अच्छा एनसीआई 2 सब्सिडीज हैं तो 2 हैं, एक है पीएल और एक है एलएल। और ये पीएल है जो डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन है, यानी इसकी एनसीआई इधर आनी है और उसकी एनसीआई इधर आनी है, ये फर्क पड़ना है बस। और हम यहां पर पैट लिखा करते हैं, ये चूंकि 6 महीने रही है तो इसके पैट को 6/12, और ये पूरा साल रही है। चले ये अब हमारी जगह हो गई तैयार सवाल खेलने के लिए।
हाँ जी, यहां तक पहुंचे तो चले आगे। पहले पैराग्राफ में ईयर एंड आ गया, इनकम स्टेटमेंट आ गई, चेंजेस इन इक्विटी बाद में करूंगा। पॉइंट नंबर 1, काफी साल पहले 64 मिलियन शेयर्स खरीदे थे, इतने के, तब रिटेन अर्निंग इतनी थी, तो फिर क्या करें हम? क्या गुडविल निकालें? क्या गुडविल निकालनी पड़ेगी? इंपेयरमेंट तो उसने बता दी 50 मिलियन, गुडविल निकालनी पड़ेगी। हाँ जी, निकालनी पड़ेगी, गुडविल निकालेंगे, गेन ऑन सब्सिडरी निकलेगा ना, तो हमें इसकी गुडविल की वर्किंग करनी पड़ेगी और एलएल की भी करनी पड़ेगी। एसओसीआई का सवाल है, एलएल की भी करनी पड़ेगी। करनी चाहिए होती, क्योंकि पहला साल है, क्या पता नेगेटिव गुडविल होती, लेकिन नहीं है नेगेटिव गुडविल, क्योंकि पॉइंट 2 में उसने उसका इंपेयरमेंट लॉस बताया हुआ है, तो उसका मतलब गुडविल है और इंपेयरमेंट लॉस उसने खुद बता दिया, तो एलएल की गुडविल निकालने की जरूरत नहीं है। लेकिन मेरा मशवरा यह है कि फिर भी निकाल लें, उससे फायदा यह होगा कि गुडविल की वर्किंग जब करते हैं ना, तो उसमें कहीं ना कहीं कोई फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट वगैरह नजर में आ जाती है, जो आदतन फिर हम लोग उसको डील भी कर लेंगे, वरना स्किप हो जाएगी चीज। तो इसलिए बहुत ज्यादा टाइम लगता हुआ मुश्किल, जो कि इनकम स्टेटमेंट के सवाल में उतनी चीजें ही नहीं होती कि आप गुडविल कॉम्प्लिकेटेड निकालें, तो इसलिए ज्यादा टाइम नहीं लगता, बेहतर है निकालने गुडविल। जरूरत नहीं है वैसे सवाल में, लेकिन बेहतर है निकालने। तो पॉइंट 1 पढ़ के अब हम चले हैं गुडविल पे। पॉइंट वर्किंग 2, पीएल और एलएल। पीएल में कितनी इन्वेस्टमेंट की थी? 1300 या 1000? 1000 ना, 1300 को तो बेचे तो 1000। और एनसीआई फेयर वैल्यू पे, प्रोपोर्शनेट पे? प्रोपोर्शनेट पे। कैपिटल कितना पीएल का? 800। उस वक्त रिटेन अर्निंग्स कितनी थी? कैसे पता? बताई हुई है 55। और किसी फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट का कोई जिक्र नहीं है। चले साथ एलएल भी देख लेते हैं, गुडविल की वर्किंग कर ही रहे हैं तो इकट्ठी कर लेते हैं। पॉइंट नंबर 2, एलएल के शेयर्स कितने के खरीदे? 550। एलएल का कैपिटल कितना? रिटेन अर्निंग्स किस वक्त की देखें भला? 1 जुलाई 11, वो कहीं नजर आ रही है हमें जी? चेंजेस इन इक्विटी में सबसे आखिरी कॉलम 1 जुलाई 11 की रिटेन अर्निंग्स, तो वही एक्विजिशन डेट है 70। और कहीं कोई फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट वगैरह कुछ भी नहीं है, तो खत्म होगी बात। 855, 670, और हमने पीएल को कितना खरीदा था? तो 855 का 80%, और एलएल को कितना खरीदा? 80 नहीं, सॉरी 20 जी जी 171, और ये 30%, 201 गुडविल। जी 316 और इसकी 81। इंपेयरमेंट इस पे हो चुकी हुई है। पॉइंट 1, पॉइंट 2, पॉइंट नंबर 1 में एसओसीआई की कोई चीज, इसको तो हम कंसोलिडेट फिलहाल कर नहीं रहे, तो पॉइंट 2 पे चलते हैं। पॉइंट 2 में एसओसीआई की कोई चीज जी, इंपेयरमेंट, तो इंपेयरमेंट को हम ले आते हैं एक्सपेंसेस में, और एनसीआई फेयर वैल्यू पे होती तो यहां से भी लेस करते, प्रोपोर्शनेट पे है इसलिए बस वही। पॉइंट 3 में कुछ, हाँ जी, एलएल और टीएल। एलएल ने टीएल को 50 मिलियन कॉस्ट की चीजें 20% प्लस पे बेची। 50 मिलियन की नहीं बेची, 50 से ऊपर बेची। कितने की बेची? 60 की। तो ये 60 यहां से भी निकाल देते और यहां से भी निकाल देते। फोर्टी % इनमें से अनरियलाइज्ड है, तो बेचा किसने? जी एलएल ने। तो कॉस्ट ऑफ सेल में ऐड और यहां से लेस। 10 मिलियन प्रॉफिट कमाया था, यहां से लेस और कॉस्ट ऑफ सेल में ऐड।
पुराना सवाल है ना, इसलिए सादा सादा सा है। जी 0.4। चूंकि हमने पीएल को बेचा है तो पेरेंट ने अपनी बुक्स में कुछ तो शेयर्स बेच के प्रॉफिट रिकॉर्ड किया होगा ना, वो अदर इनकम में आ रहे हैं, और दूसरा अदर इनकम में जो डिविडेंड मिला है वो आ रहा है। तो एक तो हमने पेरेंट ने जो प्रॉफिट शेयर्स बेच के डाला हुआ है वो रिवर्स करना है हमने, और जो सब्सिडी से डिविडेंड मिलता है वो भी हम अदर इनकम से निकाल दिया करते हैं। तो पेरेंट ने कितना प्रॉफिट रिकॉर्ड किया हुआ है शेयर्स बेच के, पॉइंट नंबर 1 पे और करें, कितना प्रॉफिट रिकॉर्ड किया हुआ है? 300। 1000 का खरीद के उसने 1300 का बेच दिए, तो उसने 300 का, पॉइंट नंबर 1, 1000 की इन्वेस्टमेंट खरीदी थी, 1300 की बेच दी, तो उसने 300 का प्रॉफिट रिकॉर्ड किया हुआ है, वो 300 निकाल देते हैं यहां से। और एलएल से मिलने वाला डिविडेंड रिकॉर्ड किया हुआ है, तो अमाउंट उसकी बताई नहीं। चेंजेस इन इक्विटी में एलएल की रिटेन अर्निंग में देखें, डिविडेंड आ रहा है 60 का, ये एलएल ने अपने शेयर होल्डर्स को बांटा था, तो हम कितने परसेंट के शेयर होल्डर थे? तो हमें 60 का 70% यानी 42 मिला होगा, वो यहां से निकाल देते हैं। बस खत्म हो गया सवाल, ब्रैकेट्स बंद कर दें। अच्छा, वो मैंने इस पता नहीं शायद पहले बोला नहीं था, बस आपको कहा ही था पढ़ने को। अब जो सब्सिडरी बेची है उसका गेन ऑन सेल भी तो लाना है ना, वो इसके अंदर मिला के दिखाना होता है। वो आपने जो पेज 49 पढ़ा होगा वो इसके साथ मिला के दिखाना है। जी सेल्स कितनी? 7126। कॉस्ट ऑफ सेल्स 4532। ग्रॉस प्रॉफिट 2594। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 1409। प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशंस जी बस 1185। पीबीटी 1583। टैक्स 417। प्रॉफिट फ्रॉम कंटिन्यूइंग ऑपरेशंस 1166 और प्रॉफिट फ्रॉम डिसकंटिन्यूड ऑपरेशंस वर्किंग 3। अच्छा देखिए, ये भी तैयार पड़ा है, ये 39 ऐसे ही आ गया, ये बन गया 65। इधर एनसीआई कितनी है? 20, यहाँ 30, ये कितना आ गया? ये कितना आ गया? 19.5। तो एनसीआई ये वाला इधर और ये वाला इधर 27. यहाँ बात पूछने तो पूछें, फिर ये प्रॉफिट फ्रॉम डिसकंटिन्यूड निकालता हूं मैं।
जी यहां तक सब ओके? अच्छा, अब निकालते हैं प्रॉफिट फ्रॉम डिसकंटिन्यूड ऑपरेशंस। इस सवाल में तो बहुत आसान है, इसमें तो कोई एडजस्टमेंट ही नहीं डरी, बस यही प्रॉफिट फ्रॉम डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन है। लेकिन हम इसके साथ मिला लेंगे गेन ऑन सेल ऑफ सब्सिडरी। वर्किंग क्या बोले मैंने? 3। तो इसका हमने ये वाला पैक लिया, एडजस्टमेंट होगी तो वो भी डाल लेते। इसमें साथ मिला लेंगे हम गेन ऑन सेल ऑफ पीएल वर्किंग 4। ये वो है जो पिछले 2 दिनों से निकालते आ रहे हैं, गेन ऑन सब्सिडरी। ये बता दो। हाँ जी, गेन ऑन डिस्पोजल, सारी इन्वेस्टमेंट बेची है तो कितने की बेची? 1300 सारी बेची, तो वो फेयर वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट रिटेन नहीं है। इसमें से लेस कर देते हैं उस वक्त, किस वक्त? फर्स्ट नहीं, 31 दिसंबर 11। एस की इक्विटी कितनी है? कैपिटल 800 है। रिटेन अर्निंग्स उस वक्त 31 दिसंबर 11। साल के शुरू में कितना? 2, 7 और 7 ये मिला लेते हैं, 309। और हमने एडजस्टमेंट क्या डाली है? कुछ भी नहीं। गुडविल की कैरिंग अमाउंट, अच्छा मैंने पता नहीं कल शायद बताया था कि नहीं बताया था, अगर हमने गुडविल का इंपेयरमेंट लॉस चार्ज किया हुआ है वो छोड़ देना है, क्योंकि हम लोग नीचे गुडविल की कैरिंग अमाउंट लेने लगे। जैसे मैंने अगर इधर गुडविल का इंपेयरमेंट लॉस चार्ज किया होता, कल बताया था ना, तो फिर इसमें भी चार्ज हो जाता और गुडविल भी थोड़ी आ रही होती। तो यहां तो हम कह सकते हैं कि एनसीआई को पेमेंट लॉस चार्ज होना है, नहीं होना, गुडविल कैरिंग अमाउंट ही लेनी है। तो इसलिए सवाल बैलेंस शीट का हो चाहे इनकम स्टेटमेंट का हो, अगर हमने यहां गुडविल का पेमेंट लॉस चार्ज किया हुआ है उसको छोड़ दें, बाकी चीजें लेनी। क्यों छोड़ दें? क्योंकि हम गुडविल की कैरिंग अमाउंट ले रहे होंगे तो वो डबल काउंट हो जाएगा। तो और कोई एडजस्टमेंट डाली नहीं, और गुडविल की कैरिंग अमाउंट है 266। अच्छा, ये बात मैं दोबारा कहता हूं, हो सकता है कोई कहे कि फिर हम इस टेंशन में क्यों कर रहे हैं, गुडविल हम पूरी ले लेते हैं, गुडविल हम शुरू वाली ले लेते हैं, कैरिंग अमाउंट नहीं लेते, और यहां पेमेंट लॉस चार्ज किया हो तो ठीक है, खैर है, ये फिगर ले लें। नहीं पता क्या कहा मैंने, 266 की बजाय हम पूरी गुडविल ले लेते हैं, तो फिर उस सूरत में यहां पेमेंट लॉस चार्ज किया भी हो तो खैर है, हम यहां भी फिगर ले लेंगे। ऐसे कर लें। नहीं समझ आ रही मैं क्या कह रहा हूं? नहीं, सेम नहीं होगा। सेम सिर्फ तब होगा अगर एनसीआई फेयर वैल्यू पे है, तो इंपेयरमेंट इधर चार्ज हुई होगी। अगर फेयर वैल्यू पे नहीं है तो फिर यहां थोड़ी चार्ज हुई होगी। हम गुडविल भी पूरी ले लेंगे और इंपेयरमेंट भी इग्नोर हो जाएगी। तो इसलिए गुडविल की कैरिंग अमाउंट ही लें, और यहां अगर पेमेंट लॉस चार्ज किया तो वो छोड़ दें, बाकी सब ले लें। तो ये बनता था, ये सब टोटल ना भी करें तो मसला नहीं है जी। 13, इसमें से हम माइनस कर देते हैं एनसीआई। अच्छा, एनसीआई की फिगर कैसे, अगर उस दिन बैलेंस शीट बन रही होती तो हम एनसीआई कैसे निकालते? तो एक हम लेते वैल्यू एट एक्विजिशन जो गुडविल की वर्किंग में ली हुई है 171, और फिर उसके अलावा जी यहां से नहीं उठेंगी फिगर्स। बैलेंस शीट का सवाल होता तो ये फिगर क्या आती? वो तो पैट है। अगर बैलेंस शीट का सवाल होता तो पोस्ट अर्निंग्स आती, यानी बेचते हुए अर्निंग्स इतनी है और वो इतनी थी। ये फिगर लेते हैं यहां, ये यहां आनी है। $50.8। अच्छा, अभी मैंने चेंजेस इन इक्विटी में चीज बतानी है ना, इसलिए अब मैं इसका भी डब्बा बनवा रहा हूं, इसका डब्बा। अब दिस बाहर जाएगा 11.2। तो गेन ऑन डिस्पोजल आ गया 146। इसको हम यहां शामिल कर लेंगे
146.8 185.8 1351.8 किधर इधर इधर के इधर चले बैलेंसिंग चीजें निकाल के देता हूं। ये निकाले पहले। वन थ्री पॉइंट, ये ठीक है। अच्छा अब निकालते हैं ये माइनस ये, वन सेवन एट, और ये एसोसिएट। पहले एनसीआई सॉल्व हुई, इसमें से ये माइनस किया ये आया, इसमें से ये माइनस किया ये आया, और बैलेंस करके ऊपर आ गया। चलिए नमाज पढ़ ले, मैं फिर ना आपको स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी बता के इसको सॉल्व करके और एक चेंजेस इन इक्विटी प्योरली का सवाल कराता हूं। ठीक है 71 बस।